जय श्री कृष्ण। Namaste, Tulsi ji. जय श्री कृष्ण। धारावाहिक सास भी कभी बहू थी में तुलसी उर्फ स्मृति ईरानी के साथ अमेरिकी अरबपति बिल गेट्स का ये दृश्य आप भी देख चुके होंगे। स्मृति ईरानी आश्चर्यचकित हैं कि बिल गेट्स भारतीय स्त्रियों और नवजात शिशुओं की इतनी चिंता करते हैं। But I'm surprised, I'm shocked कि आप इतना सोचते हैं। I never imagined this. हो सकता है स्मृति ईरानी की तरह आप भी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड हों। बिल गेट्स कितने भले आदमी हैं। इतने धनी होकर भी वे भारत में गर्भवती महिलाओं की चिंता कर रहे हैं। बिल गेट्स की चिंता का असली कारण आपको पता चलेगा तो आप सच में सरप्राइज्ड और शॉक्ड हो जाएंगे। वर्ष 2010 में टेड टॉक में बिल गेट्स ने कहा था कि विश्व की जनसंख्या 6.8 अरब हो चुकी है। कुछ दिन में ये बढ़कर लगभग 9 अरब हो जाएगी। इसे 10 से 15% तक कम करना होगा। इसके लिए हमें नई वैक्सीन बनानी होगी। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और प्रजनन से जुड़ी सुविधाओं पर काम करना होगा। भला कोई वैक्सीन विश्व की जनसंख्या कैसे घटा सकती है? बिल गेट्स ने ये बात विशेष रूप से एशियाई और अफ्रीकी देशों के संदर्भ में कही थी। विवाद हुआ तो सफाई दी गई कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बिल गेट्स ने अंग्रेजी में जो कुछ भी कहा था, हमने उसका सही हिंदी अनुवाद आपको बताया है। फिर भी यदि संदेह हो तो YouTube के डिस्क्रिप्शन में भाषण का लिंक दे दिया है, आप स्वयं सुन सकते हैं। इस टॉक से 1 वर्ष पहले यानी 2009 में बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए अभियान आरंभ किया था। महिलाओं के गर्भाशय ग्रीवा को अंग्रेजी में सर्विक्स कहते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV के कारण ये कैंसर फैलता है। बिल गेट्स ने पाथ नाम के अमेरिकी NGO को भारत में वैक्सीन के परीक्षण के लिए फंड किया। तेलंगाना और गुजरात में 12,000 से अधिक जनजातीय स्कूली बच्चियों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल या परीक्षण किया गया। सभी बच्चियों की उम्र 9 से 14 वर्ष थी। इनके लिए अभिभावकों से कोई अनुमति नहीं ली गई। ट्रायल में कम से कम 7 लड़कियों की मौत हुई, जबकि कई में घातक साइड इफेक्ट्स देखे गए। यही वो समय था जब भारत के शहरों में डॉक्टरों ने प्रेग्नेंट महिलाओं को HPV वैक्सीन का सुझाव देना आरंभ किया। महिलाओं को बताया जाता था कि ये एक इंजेक्शन लगाने से उन्हें सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, जबकि 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं में ये वैक्सीन बहुत प्रभावी नहीं है। संभवतः ये भी कोई अघोषित क्लिनिकल ट्रायल ही था। वर्ष 2013 में संसद की स्थायी समिति ने इस ट्रायल पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिकी NGO ने क्लिनिकल ट्रायल के लिए तय सभी नियमों का उल्लंघन किया है। उनका एकमात्र उद्देश्य HPV वैक्सीन कंपनियों के वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देना था। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात ICMR के साथ मिलकर किया गया था। तत्कालीन केंद्र सरकार ने स्कूली बच्चियों को एक अनजान वैक्सीन के ट्रायल के लिए लैब के चूहों या गिनी पिग की तरह प्रयोग होने दिया। भारतीयों के लिए लैब के चूहे या गिनी पिग जैसी भावना बिल गेट्स भी प्रकट कर चुके हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इट्स अ काइंड ऑफ लेबोरेटरी टू ट्राई थिंग्स व्हेन प्रूवन इन इंडिया they can then be taken to other places। अर्थात ये चीजों को आजमाने के लिए एक तरह की प्रयोगशाला है। भारत में साबित होने के बाद उसे अन्य स्थानों पर भी प्रयोग किया जा सकता है। वर्ष 2014 में भारत में सत्ता बदली, लेकिन बिल गेट्स का अभियान निर्बाध गति से जारी रहा। वर्ष 2015 में बिल गेट्स को उनके महान सेवा कार्यों के बदले पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और अब स्कूलों में अभियान चलाकर
9 से 14 वर्ष की बच्चियों को एचपीवी का टीका लगाया जा रहा है। आप कहेंगे कि बिल गेट्स और उनके एचपीवी वैक्सीन अभियान में समस्या क्या है? यदि इससे सर्वाइकल कैंसर का खतरा समाप्त हो जाता है तो यह अच्छा नहीं। उत्तर जानने से पहले इस बीमारी के इतिहास में जाते हैं। वर्ष 1983 में पहली बार एचपीवी से सर्वाइकल कैंसर होने का पता चला। वर्ष 2006 में इसकी वैक्सीन अमेरिका में तैयार की गई। कुछ वर्षों के अंदर ही एचपीवी वैक्सीन भारत समेत कई देशों में आ गई। भारत ही नहीं, विश्व के कई अन्य देशों में भी एचपीवी वैक्सीन को लेकर विवाद हुआ। वर्ष 2013 में जापान में एचपीवी वैक्सीन गार्डेसिल पर रोक लगा दी गई। वहां इसके कारण बड़ी संख्या में लड़कियों में साइड इफेक्ट्स सामने आ रहे थे। टोक्यो टाइम्स में छपी इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 2000 लड़कियों में वैक्सीन का बुरा रिएक्शन हुआ। अमेरिकी सरकार इसके खतरों को छिपाकर विश्व भर में प्रमोट कर रही है। गार्डेसिल लगने के बाद कई लड़कियों में दौरे पड़ने, ब्रेन डैमेज, अंधापन और पैरालिसिस जैसी समस्याएं पैदा हुईं। जापान में कुछ लड़कियों की जान भी चली गई। टोक्यो टाइम्स की इस रिपोर्ट के कारण विश्व भर में हंगामा मचा, लेकिन कुछ वर्ष बाद अखबार की वेबसाइट से रिपोर्ट डिलीट हो गई। ये रिपोर्ट यदि गलत होती तो वैक्सीन कंपनी ने उस पर मानहानि का दावा किया होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जापान में एचपीवी वैक्सीन के नाम पर क्या खेल चल रहा था, समझने के लिए प्रसिद्ध पत्रिका साइंस में छपी ये रिपोर्ट देखिए। एक जापानी न्यूरोलॉजिस्ट ने अपने अध्ययन के आधार पर दावा किया कि एचपीवी वैक्सीन से मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान हो सकता है। इस पर वहां की एक महिला पत्रकार ने लेख लिखा कि उनका डेटा ही गलत है। डॉक्टर ने उस पत्रकार पर मानहानि का केस कर दिया। कोर्ट ने पाया कि डॉक्टर का डेटा बिल्कुल सही था और पत्रकार ने उन्हें बदनाम करने के लिए फेक न्यूज छापी थी। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की इस रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन कंपनी ने पीड़ित लड़कियों के परिवारों को क्षतिपूर्ति या कंपनसेशन के रूप में बहुत बड़ी रकम खर्च की। वो जापान था, इसलिए पीड़ितों को पैसे मिल गए। भारत में तो कुछ भी नहीं मिला। वर्ष 2016 में आयरलैंड में एचपीवी वैक्सीन से 250 लड़कियों के बीमार पड़ने का समाचार आया था। अधिकांश लड़कियों को दौरे पड़ने, अत्यधिक थकान और माइग्रेन की शिकायत हुई। बड़ी संख्या में टीनेज लड़कियों को अचानक मेनोपॉज हो गया। कई बांझपन अर्थात इनफर्टिलिटी का शिकार हो गईं। वैक्सीन लगवाने वाली लगभग सभी लड़कियों में मासिक धर्म के दौरान तेज दर्द की समस्या देखी गई। वर्ष 2017 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन में पाया गया कि 6 से 15 साल की जिन लड़कियों को एचपीवी वैक्सीन दी गई, उनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एंजाइटी और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी एडीएचडी की संभावना अधिक थी। 18 से अधिक आयु की महिलाओं में भी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की बात सामने आई है। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे अध्ययन भी मिल जाएंगे जो दावा करते हैं कि वैक्सीन का महिलाओं के स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आप किस पर भरोसा करेंगे और किस पर नहीं, ये आप स्वयं तय करें। प्रश्न उठता है कि भला कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई क्यों चाहेगा कि महिलाओं को इतना बीमार बना दिया जाए कि वे कभी मां ना बन पाए? इसका उत्तर छिपा है पश्चिमी गोरे देशों की मानसिकता में। ये एक प्रकार का श्रेष्ठता बोध या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। 50 से 60 के दशक में अमेरिका और यूरोप के मेडिकल जर्नलों में ढेरों लेख लिखे गए जिनमें चिंता जताई जाती थी कि विश्व में गोरे लोगों की संख्या कम हो रही है। उन्होंने अफ्रीका के काले लोगों, भारत के सांवले लोगों और चीन के लोगों की जनसंख्या कम करने की रणनीति तैयार की। ऐसा माहौल बनाया गया कि हर समस्या का कारण बढ़ती जनसंख्या है। इसके बाद भारत और चीन में करोड़ों की संख्या में
कन्याओं की भ्रूण हत्या कराई गई। इस विषय को ठीक से समझने के लिए आप हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख सकते हैं। इसका लिंक हमने YouTube के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब भारतीय समाचार पत्रों में जनहित में जारी किए गए इस विज्ञापन को देखिए। एक बड़ी अमेरिकी फार्मा कंपनी के इस विज्ञापन में बताया गया है कि भारत में हर 7 मिनट में एक महिला की सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु हो रही है। यदि यह आंकड़ा सही है तो आप भी ऐसी कुछ महिलाओं को जानते होंगे जिन्हें सर्वाइकल कैंसर से जान गंवानी पड़ी है। हर 7 मिनट में एक महिला की मौत का यह डेटा कहां से आया? भारत सरकार हर बड़ी बीमारी से मरने वालों के अलग अलग आंकड़े जारी करती है, लेकिन सर्वाइकल कैंसर पर कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है। विज्ञापन में नीचे अत्यंत छोटे अक्षरों में बताया गया है कि ब्रूनी एल नाम की रिसर्चर ने अपनी 2021 की रिपोर्ट में ये डेटा कोट किया है। ब्रूनी एल स्पेन के बार्सिलोना में रहती हैं। उनकी रिपोर्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि उनके इस आंकड़े का स्रोत क्या है या ब्रूनी एल ये सब पता करने के लिए भारत कब आई थी। ब्रूनी एल के आंकड़ों पर विज्ञापन ही नहीं छप रहे, बल्कि उसके आधार पर भारत में सर्वाइकल कैंसर पर नीतियां बनाई जा रही हैं। जिस बीमारी से हर साल कथित रूप से 80,000 महिलाएं मर जाती हैं, आश्चर्य है कि भारत सरकार को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। वर्ष 2024 में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने विश्व बैंक और यूनिसेफ के साथ मिलकर लगभग $600 मिलियन यानी लगभग 5,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। वर्ष 2024 में ही बिल गेट्स भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। उसी साल बजट में HPV टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई। अब प्रयास चल रहा है कि इसे बच्चों के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में भी जोड़ा जाए। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहते कि सर्वाइकल कैंसर एक समस्या नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में जो कुछ चल रहा है, क्या वो सब सामान्य है? क्या आप जानते हैं कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण और सर्वाइकल कैंसर का कारण क्या है? यही असली विषय है, लेकिन सारे जागरूकता अभियानों में इसे छिपाया जा रहा है। कोई विज्ञापन, कोई डॉक्टर नहीं बताता कि HPV का इन्फेक्शन एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर के कारण होता है। ये एकमात्र नहीं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण है। 18 से 20 साल से कम उम्र की लड़कियों में खतरा अधिक होता है। अर्थात यदि इस आयु से पहले यौन संबंध ना बनाए जाएं, तो बीमारी की आशंका न्यूनतम होती है। लगभग सारे वैज्ञानिक अध्ययनों में सिद्ध हुआ है कि यदि स्त्री और पुरुष आपस में एकनिष्ठ रहें तो सर्वाइकल कैंसर बहुत कम हो जाता है। ये वैसे ही है जैसे कोविड में हाथ और चेहरा साफ रखने और सुरक्षित दूरी रखने की सलाह दी जाती थी। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए विवाह से पहले यौन संबंध ना बनाने और मोनोगैमी को बढ़ावा दिया जा सकता था, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट बच्चों में यौन सहमति की उम्र 18 से घटाकर 13 से 14 साल करने के लिए उतावला है। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि पोर्न पर प्रतिबंध लगा तो भारत में नेपाल की तरह विद्रोह हो सकता है। एकता कपूर को पद्मश्री दिया जा रहा है, जिन्होंने सीरियलों के जरिए अवैध संबंधों को घर घर पहुंचा दिया। फिल्मों, OTT और मीडिया के माध्यम से टीनेज रोमांस को कूल बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर एक प्रकार का कुचक्र रचा गया है। वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम उम्र से ही सेक्स करें। माई बॉडी माई चॉइस के अंतर्गत एक से अधिक पार्टनर की छूट हो, फिर HPV वैक्सीन लगवाएं जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन हो, फिर किसी हीरोइन को मेंटल हेल्थ की ब्रांड एम्बेसडर बनाकर मनोरोग की दवाइयों की बिक्री बढ़ाई जाए। इस कुचक्र का सबसे बुरा प्रभाव महिलाओं और अंततः परिवार व्यवस्था पर पड़ रहा है। यह हो तभी विश्व की आबादी
10 से 15% घटाने या डीपॉपुलेशन का कुछ लोगों का सपना पूरा होगा। तो एक सामान्य भारतीय के रूप में हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को ब्रह्मचर्य के बारे में बताएं। कहें कि 18 वर्ष से पहले यौन संबंध जानलेवा भी हो सकता है। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर जैसे फैशन से दूर रहें। इसके कारण कई मानसिक और शारीरिक बीमारियां होती हैं। सरकार इस वैक्सीन को जिस तरह से बढ़ावा दे रही है, उस पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें। कोई विदेशी संस्था या व्यक्ति बिना स्वार्थ या बिना अपने मजहबी एजेंडे के काम नहीं करता। वे हमारे हितैषी नहीं। सरकार कोई भी हो, कुछ नेता और अधिकारी ऐसे भी होते हैं जिनकी प्राथमिकता अपने बेटे बेटियों को अमेरिकी विश्वविद्यालयों में स्कॉलरशिप दिलाने की होती है। इसके लिए वे अपने पद और दायित्व का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आते। दवाएं और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। उनके लिए मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों को मैनेज करना बहुत कठिन नहीं होता। कई बार विरोधी कंपनियां भी किसी प्रोडक्ट के विरुद्ध प्रायोजित दुष्प्रचार करवा सकती हैं। इसलिए हर निर्णय सोच समझकर और अपनी परिस्थितियों के अनुरूप करें। पूरी दुनिया अमुक वैक्सीन लगवा रही है तो आवश्यक नहीं कि आप भी उस भेड़ चाल में शामिल हो जाएं। सर्वाइकल कैंसर एक समस्या है, लेकिन पारिवारिक, सामाजिक, अनुशासन और जीवन शैली में भी उसका हल ढूंढा जा सकता है। लेकिन अभी जो हो रहा है वो वैसा ही है जैसे सिगरेट स्मोकिंग को बढ़ावा दिया जाए और फिर लंग कैंसर की दवा बेची जाए। रही बात डॉक्टरों, मेडिकल संस्थाओं और शोधकर्ताओं की, उन सब के बिकने का पुराना इतिहास रहा है। 50 और 60 के दशक में भारत में वनस्पति घी बताकर डालडा को लोकप्रिय कराया गया। उन दिनों डॉक्टर और शोध संस्थाएं इसे देसी घी से भी अच्छा बताया करती थीं। कुछ ऐसी ही कहानी रिफाइंड शुगर की है। 60 और 70 के दशक में भारत में लाखों कन्याओं की भ्रूण हत्या डॉक्टरों की ही सलाह पर की गई। यह आपका जीवन है। आप कोई दवा खाएं, कोई वैक्सीन लगवाएं, आपकी इच्छा। लेकिन याद रहे कि जाने अनजाने किसी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का शिकार न बन जाएं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।